हेलो स्टूडेंट्स, तो हरिओम सर क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में मैं बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का 3 कंसेप्ट, ओल्ड कंसेप्ट, सेकेंड कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट, है ना। तो 3 कंसेप्ट मैं बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब जो है मैं बताने वाला हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेपरेट ब्रांच क्यों हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं? पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट। तो 118 एलिमेंट में एक एलिमेंट कार्बन के कंपाउंड के लिए एक अलग केमिस्ट्री बनाया गया, जबकि 117 एलिमेंट के कंपाउंड के लिए एक साथ एक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक एलिमेंट कार्बन के कंपाउंड के लिए एक अलग केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जब कार्बन 118 एलिमेंट है तो 118 केमिस्ट्री रहता, सारे एलिमेंट के कंपाउंड के लिए, सारे एलिमेंट के लिए, और सारे एलिमेंट के कंपाउंड के लिए अलग अलग केमिस्ट्री होता। तो उस तरह कितने केमिस्ट्री हो जाता? 118 केमिस्ट्री, है ना। और जब डिवाइड किया गया तो 118 केमिस्ट्री, है ना, अलग अलग एलिमेंट के कंपाउंड के लिए एक अलग केमिस्ट्री, है ना। और जब नहीं तो एक ही साथ सारे केमिस्ट्री रहता, मतलब कार्बन के कंपाउंड के लिए भी और बाकी एलिमेंट के कंपाउंड के लिए एक साथ ही केमिस्ट्री रहता। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग ब्रांच नहीं होता, है ना। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि केवल कार्बन के कंपाउंड के लिए एक अलग केमिस्ट्री बनाया गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सेपरेट ब्रांच क्यों है ना। तो इसी का हम जवाब देंगे, आपको उत्तर बताएंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट ब्रांच इसलिए है क्योंकि इसके 2 रीज़न है, 2 कारण हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या जो है बहुत अधिक होता है। केवल कार्बन के कंपाउंड की संख्या जो है वह बहुत ज़्यादा है, और 117 एलिमेंट के कंपाउंड की संख्या जितना नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा केवल कार्बन के कंपाउंड की संख्या है। केवल कार्बन के कंपाउंड की संख्या है, कार्बन के कंपाउंड की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए कार्बन के कंपाउंड के लिए एक अलग केमिस्ट्री बनाया गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाया गया। आप लोग भगवान कृष्ण का नाम सुने हैं? भगवान कृष्ण का नाम जानते हैं? जानते ही होंगे। तो भगवान कृष्ण के कितने बच्चे थे? भगवान कृष्ण के कितने बच्चे थे? भगवान कृष्ण के 16,108 रानियाँ थी। भगवान कृष्ण के 16,108 रानियाँ थी, और 16,108 रानियों से 10-10 बच्चे हुए थे। यानी केवल कृष्ण के इतने सारे बच्चे थे जिससे पूरा द्वारिका भर गया था, है ना। तो केवल कृष्ण के बहुत सारे बच्चे थे, है ना। तो उसी तरह कार्बन और कृष्ण में बहुत ज़्यादा मतलब समानता है। केवल कार्बन के कंपाउंड की संख्या बहुत ज़्यादा है ना। और जिस तरह कृष्ण के बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 16,108 रानियाँ से 10-10 बच्चे, है ना, उसी तरह कार्बन के कंपाउंड की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या की तुलना में बहुत अधिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या जो है लगभग 19 मिलियंस है, 19 मिलियंस, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या जो है वह 5 लाख के आसपास है, लगभग में है। ये संख्या लगभग में है, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ तब तक बहुत सारे कंपाउंड का खोज हो गया होगा। तो एक्यूरेट तो नहीं बताया जा सकता कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या कितना है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या कितना है, हाँ, लेकिन लगभग में बताया जा सकता है। तो लगभग में अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या जो है 19 मिलियंस है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या जो है 5 लाख है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या 19 मिलियंस तो है ही, और प्रत्येक साल हज़ारों की संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड का खोज होता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या का खोज भी बहुत कम होता है। तो आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज सेपरेट ब्रांच।
सेपरेट डिसिप्लिन या सेपरेट ब्रांच। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो सेपरेट ब्रांच रखता है, सेपरेट ब्रांच है क्यों, है ना? तो इसका रीजन है बिकॉज, आंसर है बिकॉज फर्स्ट में लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहला रीजन है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे क्लास में बच्चे हैं तो क्लास के स्ट्रेंथ के अनुसार बच्चे, जैसे मान लीजिए 100 बच्चों का क्लास है एक, है ना? तो 100 बच्चे आते हैं तो उस क्लास में उसको पढ़ाया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए 100 बच्चों की तुलना में, है ना, अगर उसमें 200 बच्चे आ गए, 200 बच्चे आ गए, है ना, या 300 बच्चे आ गए, तो फिर एक क्लास में वो नहीं पढ़ सकते, उनको अलग से पढ़ाना पड़ेगा, दूसरे क्लास में पढ़ाना पड़ेगा, है ना? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग से पढ़ा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कितना है ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या? OC ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या जो है 19 मिलियंस है, 19 मिलियंस। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड IOC, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या जो है 5 लाख है, 5 लाख है, 5 लाख, है ना? तो पहला रीजन है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकेंड रीजन क्या है? सेकेंड रीजन है डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो दूसरा रीजन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट होता है ना? इसलिए जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हम अलग से अध्ययन करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो उनका प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम अलग से अध्ययन करते हैं, अलग से स्टडी करते हैं, है ना? अब दूसरा क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या ज़्यादा क्यों होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या ज़्यादा क्यों होता है? या कार्बन इतने सारे कंपाउंड का निर्माण क्यों करता है? कार्बन के कंपाउंड की संख्या अधिक क्यों होती है ना? या ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या इतना अधिक क्यों होता है? तो ये दूसरा क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो इसका रीज़न है, क्या रीज़न है? इसका रीज़न है कि कार्बन में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं, कुछ कार्बन के कुछ स्पेशल फीचर होते हैं, विशेष गुण होते हैं जो बाकी एलिमेंट में नहीं होता है। तो कार्बन का वह स्पेशल फीचर क्या है, वह विशेष गुण क्या है? पहला टेट्रावैलेंसी, चतुष्फलकता, चतुसंयोजकता, टेट्रावैलेंसी। तो कार्बन के वो स्पेशल फीचर में पहला 4 स्पेशल गुण है। तो वह 4 स्पेशल फीचर क्या है? पहला है टेट्रावैलेंसी, चतुसंयोजकता, यानी कार्बन जो है वह 4 बॉन्ड का निर्माण करता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। दूसरा प्रॉपर्टीज है कैटेनेशन प्रॉपर्टीज, है ना, स्वबंधन। तीसरा है मल्टीपल बॉन्डिंग, है ना। और चौथा है कि कार्बन जो है, कार्बन के कंपाउंड जो है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, है ना। तो इस चीज़ को हम बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं, टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन, मल्टीपल बॉन्डिंग और आइसोमेरिज्म। इसको हम सबको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन जो है एक नया आ गया
और उस क्वेश्चन का हम जवाब देंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रीजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज रीजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज रीजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। व्हाट इज रीजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, व्हाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। व्हाई कार्बन फॉर्म्स large number of organic compounds। लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड उसको तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते ही हैं। वाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। है ना। तो कार्बन जो है वह इतने सारे कंपाउंड का निर्माण क्यों करता है, बहुत सारे कंपाउंड का निर्माण क्यों करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बहुत अधिक क्यों होती है। तो इसका रीज़न है कि कार्बन में कुछ स्पेशल गुण पाए जाते हैं, है ना, जो बाकी सारे एलिमेंट में नहीं पाया जाता है। बिकॉज carbon has some special feature, सम स्पेशल फीचर। तो ये स्पेशल फीचर क्या है, फर्स्ट में टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, चतुस्संयोजकता। मैं हिंदी मीडियम में भी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, है ना, और हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भी पढ़ाऊँगा। अभी इंग्लिश मीडियम का मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो टेट्रावैलेंसी। सेकेंड में कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। थर्ड में मल्टीपल बॉन्डिंग। और फोर में ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज आइसोमेरिज्म, हाँ। तो कार्बन में जो है ये कार्बन जो है में ये चार स्पेशल फीचर होते हैं, टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज, मल्टीपल बॉन्डिंग और ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज आइसोमेरिज्म। तो ये चार प्रॉपर्टीज के कारण, चार स्पेशल फीचर के कारण जो है कार्बन जो है वो बहुत अधिक कंपाउंड का निर्माण करता है ना। और केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या की तुलना में कई गुना ज़्यादा है, कहाँ 19 मिलियंस, कहाँ 5 लाख, है ना। तो लगभग में एक अप्रॉक्स, है ना। तो अब बारी बारी से ये चारों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। टेट्रावैलेंसी, उसके बाद कैटेनेशन प्रॉपर्टीज, उसके बाद मल्टीपल बॉन्डिंग, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज आइसोमेरिज्म। तो पहला है
टेट्रावैलेंसी। पहला क्या है? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या होता है? टेट्रा मतलब 4, अवैलेंसी मतलब वैलेंसी, है ना, समझ जाता है, 4 वैलेंसी। तो कार्बन जो है वह कार्बन के 4 वैलेंसी होता है। वैलेंसी क्या है? द इलेक्ट्रॉन टू बी लॉस्ट गेन शेयर टू अडॉप्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस इज कॉल्ड वैलेंसी। कोई भी एलिमेंट जो है ना, अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह, अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है या जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, उसे उसकी क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं, है ना। अब जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। इसका नियरेस्ट नोबल गैस क्या है? नियॉन है। तो नियॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। 6 4 10, है ना। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई एलिमेंट जो है अपने अंतिम ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है या जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, उसे उसकी वैलेंसी कहते हैं, है ना। तो कार्बन का अंतिम ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, और वह 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और इस प्रकार वह 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना। इसलिए इसका वैलेंसी जो है 4 होती है। लेकिन कार्बन जो है, देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही कंसेप्चुअल है। इस चीज़ को देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहेंगे। स्क्रीनशॉट के लिए मैं थोड़ा हट जाऊंगा, है ना। तो टेट्रावैलेंसी फर्स्ट जो है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, है ना, यानी 4 वैलेंसी मैंने बताया, है ना। तो कार्बन जो है वह 4 बॉन्ड का निर्माण करता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड का तो निर्माण करता है, लेकिन कार्बन जो है ग्राउंड स्टेट में 4 बॉन्ड का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में उसके पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में वो दो ही है ना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा और इस तरह उसको टेट्रावैलेंसी मतलब वो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो कार्बन जो है एक्साइटेशन स्टेट में जाता है, एक्साइट करता है। तो एक्साइटेशन स्टेट में जाने के बाद उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वह 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और टेट्रावैलेंसी शो करता है। कैसे? देखिए, कार्बन जो है, कार्बन 6 है ना, और इन ग्राउंड स्टेट तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, है ना, 1s2 2s2 2p2। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस स्टेट में ये 2 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और इस प्रकार ये टेट्रावैलेंसी शो नहीं कर पाएगा, ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त नहीं कर पाएगा, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त नहीं कर पाएगा, है ना। तो टेट्रावैलेंसी शो करने के लिए ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, एक इधर भेजता है। अब लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। तो ये एक्साइटेशन स्टेट में जाता है, इन एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इस प्रोसेस को कहेंगे एक्साइटेशन।
और एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता है बल्कि ये इलेक्ट्रॉन जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 अनपेयर्ड। एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा और इस प्रकार ये 4 बॉन्ड बनाएगा, CH4 का निर्माण होगा, टेट्रावैलेंसी शो करेगा, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेगा, है ना। अब बात इसमें क्या आता है, एक्साइटेशन जो है वह इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होगा। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जा रहा है, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। और कार्बन के केस में ये कितना एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, 96 किलो कैलोरी पर मोल, 96 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। कितना, 96 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। तो अगर 96 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी अगर बाहर से देना पड़े, अगर क्या देना पड़े, बाहर से कार्बन को देना पड़े, है ना, तो वह टेट्रावैलेंसी बहुत अच्छा शो नहीं कर पाएगा, जबकि कार्बन जो है बहुत अच्छा टेट्रावैलेंसी शो करता है। तो प्रश्न उठता है कि उसको यह एनर्जी कहाँ से मिलता है ना, ये एनर्जी उसको इंटरनली मिल रहा होगा, है ना। तो इंटरनली कहाँ से मिल रहा होगा कि वो इतना अच्छा टेट्रावैलेंसी शो करता है, क्योंकि उसको बाहर से एनर्जी लेना पड़ेगा, है ना, एक्सटर्नली एनर्जी लेना पड़ेगा, तो वह अच्छा से टेट्रावैलेंसी शो नहीं कर पाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को पढ़ना है और पढ़ने के लिए उसको बाहर से किसी दूसरे से कर्ज लेना पड़े, है ना, बैंक से लोन पे लेना पड़े या किसी और से लोन लेना पड़े किसी दूसरे व्यक्ति से, तो वो उतना अच्छा से नहीं पढ़ पाएगा, है ना, स्ट्रेस में होगा। इसीलिए बहुत सारे गरीब के बच्चे जो है पढ़ते नहीं हैं। लेकिन अगर उसको इंटरनली पैसा मिल जाता है, घर के लोग ही उसको हेल्प कर देते हैं, घर के लोग ही उसको पैसा दे देते हैं, माँ बाप से ही उसको पैसा मिल जाता है। जैसे जो धनिक लोग होते हैं तो माँ बाप ही पैसा दे देते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाते हैं, तो उनको इंटरनली पैसा मिल जाता है तो वो बहुत अच्छा से पढ़ता है ना। तो एक्सटर्नल सोर्स पर अगर निर्भर रहना पड़े तो अच्छा से टेट्रावैलेंसी शो नहीं कर पाएगा। अगर बाहर से एनर्जी कार्बन को लेना पड़ेगा तो वह अच्छा से टेट्रावैलेंसी शो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह उसको एनर्जी इंटरनली मिल जाता है तो वो टेट्रावैलेंसी बहुत अच्छा शो करेगा। और कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी बहुत अच्छा शो करता है, इसका मतलब कि उसको एनर्जी इंटरनली मिल रहा है। तो कैसे मिल रहा है, तो देखिए, एक्साइटेशन तब होता है जब बॉन्डिंग का प्रोसेस हो, जब कार्बन को बॉन्डिंग करना होता है तभी वो एक्साइटेशन करता है। और बॉन्डिंग और एक्साइटेशन, बॉन्डिंग जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। बॉन्डिंग जो है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्साइटेशन कब करता है, वह एक्साइटेशन कब करता है, जब उसको बॉन्डिंग करना होता है, जब उसको बॉन्डिंग करना होता है, कार्बन को बॉन्ड का निर्माण, किसी के साथ बॉन्ड बनाना होता है। और एक्साइटेशन एंड बॉन्डिंग आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। एक्साइटेशन एंड बॉन्डिंग, है ना, एक्साइटेशन में 96 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी ऑब्जर्व होता है और बॉन्डिंग में कार्बन के केस में 96 किलो कैलोरी पर मोल से अधिक एनर्जी रिलीज होता है। बॉन्डिंग जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि बॉन्डिंग में 2 एटम जो है नज़दीक आते हैं, उनके बीच अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होता है। अट्रैक्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अट्रैक्शन से एनर्जी जो है रिलीज होता है। तो बॉन्डिंग जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एक्साइटेशन जो है इंडोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्साइटेशन में जितना एनर्जी ऑब्जर्व हो रहा है 96 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी, 96 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी, है ना। तो बॉन्डिंग में 96 किलो कैलोरी पर मोल से अधिक एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो जितना एनर्जी चाहिए एक्साइटेशन के लिए उससे अधिक एनर्जी बॉन्डिंग में, है ना, मिल जा रहा है बॉन्डिंग से, है ना। और एक्साइटेशन एंड बॉन्डिंग आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। क्या होता है,
साइमुलटेनियस प्रोसेस होता है, साइमुलटेनियस प्रोसेस, है ना। एक्साइटेशन एंड बॉन्डिंग आर साइमुलटेनियस प्रोसेस, दोनों प्रोसेस साथ साथ होता है ना। एक्साइटेशन तब करता है कार्बन जब उसको बॉन्डिंग करना हो, तो दोनों प्रोसेस साथ साथ होता है, तो जितना एनर्जी उसको चाहिए उतना एनर्जी मिल जाता है, और इसलिए कार्बन जो है वो टेट्रा वैलेंसी बहुत अच्छा शो करता है ना। तो बच्चों देखो, अब ये तो हो गया कि कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है और बहुत अच्छा शो करता है, क्योंकि जितना एनर्जी उसको चाहिए एक्साइटेशन में उतना एनर्जी बॉन्डिंग में उसको मिल जाता है ना। तो कार्बन जो है टेट्रा वैलेंसी शो करेगा। लेकिन ये बात समझना है हमको, हम आपको ये बात समझाने जा रहा हूँ, मैं आपको यह बात समझाने जा रहा हूँ कि टेट्रा वैलेंसी से अधिक कंपाउंड का निर्माण होता है और कैसे होता है। तो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, जैसे टेट्रा वैलेंसी से 4 बॉन्ड का निर्माण होगा, है ना। जैसे कि अगर हाइड्रोजन से शेयरिंग करता है तो 4 बॉन्ड का निर्माण होगा। तो कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाया, मान लीजिए हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, और 4 बॉन्ड का निर्माण किया, है ना। तो ये CH4 है, एक अलग कंपाउंड हो गया। अब मान लीजिए इस हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दे दूसरे एलिमेंट को, Cl को, तो एक दूसरा कंपाउंड हो गया ये, है ना। CH3Cl हो गया, मेथाइल क्लोराइड हो गया, एक अलग कंपाउंड हो गया, है ना। अगर इससे भी एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, Cl लगा दे, तो ये डाइक्लोरोमेथेन हो गया, एक दूसरा कंपाउंड हो गया। एक हाइड्रोजन को फिर Cl से रिप्लेस कर दे तो ये टेट्रा क्लोरोमेथेन हो गया, एक अलग कंपाउंड हो गया, जिसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, तो एक अलग कंपाउंड हो गया। अगर इसको जो है CH को फिर Cl से हम रिप्लेस कर देते, ये CCl4 हो गया, है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, है ना, तो ये एक अलग कंपाउंड हो गया। तो 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी अलग अलग 4, है ना। इधर भी हाथ है, इधर भी हाथ है, इधर से भी दोस्ती किया, इधर भी दोस्ती किया, इधर भी चैन बनाया, इधर भी चैन बनाया, इधर ही बनाया, इधर ही बनाया, तो कंपाउंड की संख्या ज़्यादा हो गया कि नहीं? कंपाउंड की संख्या ज़्यादा हो गया। अब Cl को दूसरे एलिमेंट Br से रिप्लेस कर दीजिए तो एक अलग एलिमेंट हो गया। इसको जो है I से रिप्लेस कर दिया तो एक अलग एलिमेंट हो गया। इसको जो है F से रिप्लेस कर दिया तो एक अलग एलिमेंट हो गया। तो है कि नहीं? अलग अलग एलिमेंट अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे, अगर अलग अलग एलिमेंट से अगर ये शेयरिंग करेगा तो अलग कंपाउंड का निर्माण होगा कि नहीं होगा, है ना। तो टेट्रा वैलेंसी से क्या हुआ, हमने ये बताया कि अधिक कंपाउंड का निर्माण कैसे हो सकता है। तो ये टेट्रा वैलेंसी हो गया। अब सेकेंड जो है, जो कार्बन के स्पेशल फीचर है वह है कैटेनेशन, वह है कैटेनेशन। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टीज क्या होता है? कैटेनेशन क्या होता है? एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम का आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करना, एक लंबे चैन का निर्माण करना, क्या कहलाता है? कैटेनेशन कहलाता है। एलिमेंट के एटम का आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करना, एक लंबे चैन का निर्माण करना, क्या कहलाता है? कैटेनेशन कहलाता है। जैसे कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का एलिमेंट जो है आपस में जुड़ जुड़ के चैन का निर्माण करेगा, है ना, चैन का निर्माण करेगा, तो ये कैटेनेशन हो गया। क्या हो गया? कैटेनेशन हो गया, अलग अलग चैन का। अब 2 2 4 2 6 है ना, तो 6 कार्बन का हुआ, ये भी कर सकता है वह बंद श्रृंखला का निर्माण, ये ओपन चैन है, और ये क्लोज चैन का निर्माण कर सकता है। कर लिया, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट कार्बन जो है यहाँ पे कर लिया, ऐसे ऐसे, है ना। 1 2 3 4 5 और एक और लगा दो, 6 हो गया। 1 2 3 4 5, है ना। ये क्या है?
ये स्ट्रेट चैन है, एकदम सीधा चैन है, ये क्लोज चैन हो गया, ये ब्रांचिंग वाला हो गया। तो 6 कार्बन का ही 6 ही कार्बन है, लेकिन अलग अलग एलिमेंट हो गया कि नहीं, एक और एलिमेंट हो जाएगा। देखिए एक अलग कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, तो एक अलग कंपाउंड हो गया। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ही है ना, कार्बन 6 ही है और अलग अलग कंपाउंड हो गया, एक अलग अलग कंपाउंड का निर्माण हो गया। तो अलग अलग कंपाउंड का निर्माण हो रहा है कि नहीं, तो कैटेनेशन से अलग अलग कंपाउंड का निर्माण हो रहा है। अब कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उसमें कार्बन सबसे अच्छा कैटेनेशन शो करता है। कार्बन जो है वो सबसे अच्छा कैटेनेशन शो करता है ना। तो इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, इसलिए इसके एलिमेंट की संख्या, इसके कंपाउंड की संख्या बहुत अधिक होती है ना। तो कैटेनेशन से अलग अलग कंपाउंड बना रहा है, ये तो हमने आपको समझा दिया कि 6 ही कार्बन है और अलग अलग कंपाउंड बना लिया कैटेनेशन से, है ना। तो कैटेनेशन से अधिक कंपाउंड का, है ना, अधिक कंपाउंड का निर्माण होता है, अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ये तो समझा दिया। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उसमें कार्बन सबसे अच्छा कैटेनेशन शो करता है। कैसे क्यों करता है ये बता रहे हैं। देखिए कैटेनेशन के लिए, है ना, कंडीशन फॉर कैटेनेशन, कंडीशन फॉर कैटेनेशन, कंडीशन फॉर कैटेनेशन, कंडीशन फॉर कैटेनेशन, है ना। तो कैटेनेशन के लिए कंडीशन क्या है, शर्तें क्या है। पहला है वैलेंसी शुड बी मोर देन 1, वैलेंसी शुड बी मोर देन 1, शुड बी मोर देन 1, वैलेंसी शुड बी मोर देन 1, है ना। एलिमेंट का वैलेंसी जो है 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होगा तभी वो कैटेनेशन शो करेगा। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो वह कैटेनेशन शो नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, देखिए हाइड्रोजन है, अब इसकी वैलेंसी 1 हो गया। अब ये हाइड्रोजन अगर कैटेनेशन शो करता है तो देखिए बीच वाले हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना हो गया, 2, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। इसकी वैलेंसी कितना हो गया, 2, जबकि पॉसिबल नहीं है। तो हाइड्रोजन जो है वो कैटेनेशन शो नहीं कर सकता, है ना। क्लोरीन जो है कैटेनेशन शो नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि उसकी वैलेंसी जो है 1 है ना। तो पहला तो ये है कि वैलेंसी शुड बी मोर देन 1। दूसरा केस है, दूसरा शर्त है बॉन्ड एनर्जी शुड बी हाई, बॉन्ड एनर्जी शुड बी हाई, बॉन्ड एनर्जी जो है शुड बी हाई। तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। क्यों, जैसे मान लीजिए कैटेनेशन कर रहा है, अलग अलग ये चैन बनाया, है ना, तो चैन है और अगर ये बॉन्ड एनर्जी ही ज़्यादा नहीं रहे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, फुस टूट जाएगा, तो कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। तो बॉन्ड क्या होना चाहिए, बॉन्ड एनर्जी शुड बी हाई। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, तो 1 से तो ज़्यादा वैलेंसी है ही, इसीलिए कैटेनेशन शो करेगा वो, है ना। हाइड्रोजन कैटेनेशन शो नहीं कर सकता क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है। और बॉन्ड एनर्जी शुड बी हाई। और बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम पहले पीरियड की बात करते हैं। तो कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो मतलब उस एलिमेंट की बात किया जो नॉन मेटल है, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन। तो ये पीरियड है, सेम पीरियड में ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर। तो लोन पेयर रिपल्सन होगा, इस लोन पेयर में रिपल्सन होगा, 3 लोन पेयर रिपल्सन है, तो इसका बॉन्ड एनर्जी जो है कम हो जाता है, इसका बॉन्ड जो है वीक हो जाता है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। उसी तरह ऑक्सीजन के पास जो है 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर है तो 2 लोन पेयर रिपल्सन होगा, तो इसका भी बॉन्ड जो है वीक होता है। इसके तुलना में ज़्यादा होगा बॉन्ड, है ना,
बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन फ्लोरीन की तुलना में ज़्यादा होगा, क्योंकि दो ही लोन पेयर रिपल्सन, इसमें 3 बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, तो फ्लोरीन की तुलना में तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी 2 लोन पेयर के कारण बॉन्ड एनर्जी कम होता है ना। और नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी जो है इन दोनों की तुलना में ज़्यादा होगा, क्योंकि एक ही लोन पेयर रिपल्सन है, तो इन दोनों के तुलना में इसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन लोन पेयर रिपल्सन के कारण इसका ही बॉन्ड थोड़ा वीक होगा, है ना। और कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता है, तो कार्बन के पास लोन पेयर रिपल्सन नहीं है, तो इन तीनों की तुलना में बॉन्ड एनर्जी किसका ज़्यादा है, कार्बन का। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर जो होगा कैसे होगा, ऐसे लोन पेयर रिपल्सन डिक्रीजेज, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज। तो बॉन्ड एनर्जी जो है, बॉन्ड एनर्जी जो है इसका ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा किसका, कार्बन का, है ना। फ्लोरीन से भी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, नाइट्रोजन बॉन्ड से भी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी कार्बन का होगा, तो बॉन्ड एनर्जी इसका ज़्यादा है। तो ये तो पीरियड की बात हो गई। अब ग्रुप की बात करते हैं, तो ग्रुप में कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है, तो सिलिकॉन है ना, कार्बन सिलिकॉन कैसी गीत सुनोगे यार, तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम है ना, टीन लेड और पीबी। अब देखो कार्बन से नीचे जैसे जा रहे हैं तो साइज बढ़ेगा, ग्रुप में ऊपर से नीचे जब आते हैं तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, तो एटम का साइज बढ़ेगा, है ना। तो एटम के बीच जो बॉन्ड होगा वह बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, है ना। और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है तो बड़ा बॉन्ड जो है वीक होता है और छोटा बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होता है। छोटी लकड़ी को तोड़ना डिफ़िकल्ट है, सेमी चौड़ाई का, है ना, सेमी मटेरियल का अगर छोटा हो तो इसको तोड़ना जो है डिफ़िकल्ट है ना, इसको तोड़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन मार्कर अगर बहुत बड़ा होता तो फट टूट जाता। तो छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, बड़ा बॉन्ड वीक होता है। छोटी लकड़ी को तोड़ना डिफ़िकल्ट है, बड़ी लकड़ी को तोड़ना आसान है। अब बड़ी लकड़ी का मतलब ये नहीं कि मोटा हो जाए, है ना, ये नहीं, मतलब लकड़ी का मोटाई सेम होना चाहिए, है ना। तो छोटी लकड़ी को तोड़ना डिफ़िकल्ट और बड़ी लकड़ी को तोड़ना, है ना, आसान होता है। जैसे हम चौक से लिखते हैं, चौक डस्टर से पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पर, तो चौक का साइज बड़ा होता है तो लिखते लिखते वो फट दिन टूट जाता है। लेकिन चौक मतलब ये चौक का साइज अगर बड़ा होता है तो फट दिन टूट जाता है, लेकिन उसका साइज छोटा होता है तो नहीं टूटता है ना। तो छोटा बॉन्ड मजबूत होता है, बड़ा बॉन्ड वीक होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, मतलब वो तो लॉजिक हो गया। अब अगर छोटा बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है दोनों के न्यूक्लियस से ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा, तो इसीलिए इसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, मतलब बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। और इसका जो है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वह दोनों के न्यूक्लियस से दूर, इसका और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है दोनों के न्यूक्लियस से दूर, है ना। तो अट्रैक्शन कम है, इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में और अट्रैक्शन कम होगा, है ना, क्योंकि ये और दूर दूर है दोनों के न्यूक्लियस से, है ना, तो अट्रैक्शन कम होगा। तो ऊपर से नीचे अगर आते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ घटता है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ता है। तो कार्बन का अपने पीरियड में भी सारे एलिमेंट से बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है कार्बन के बीच का, और ग्रुप में भी क्या है, सबसे ज़्यादा इसका बॉन्ड एनर्जी है। तो कार्बन का बीच बॉन्ड एनर्जी भी बहुत अधिक होता है। तो जो भी एलिमेंट है जिनका वैलेंसी 1 से ज़्यादा है, जितने भी एलिमेंट हैं जिनका वैलेंसी 1 से ज़्यादा है, उनमें कार्बन ही ऐसा एलिमेंट है जिनका बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक है ना, सबसे अधिक है। अब कहेंगे कि हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी तो और ज़्यादा होगा क्योंकि ये तो और छोटा एलिमेंट है, तो इनका बॉन्ड लेंथ तो और छोटा होगा, है ना, तो इनका बॉन्ड लेंथ और छोटा है तो इसका बॉन्ड एनर्जी तो और ज़्यादा होगा। लेकिन ये पहला कंडीशन ही इसमें फेल हो गया, वैलेंसी शुड बी मोर देन 1। वैलेंसी इसका जो है 1 से ज़्यादा नहीं होता है, तो पहला ही जो है
कंडीशन ये फुलफिल नहीं है इसमें, इसीलिए ये कैटेनेशन शो नहीं करता है। लेकिन जिनकी वैलेंसी एक से ज़्यादा है उसमें कार्बन के बीच का बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक है। अपने पीरियड में भी इसका वैलेंसी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है, और अपने है ना ग्रुप में भी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो कार्बन का है ना बॉन्ड एनर्जी भी बहुत अधिक है, और कार्बन का वैलेंसी भी एक से ज़्यादा है, इसीलिए कार्बन सबसे अच्छा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, और इस प्रकार वह अधिक कंपाउंड का निर्माण करता है ना। ये हुआ बात, तो कैटेनेशन हो गया है ना। अब कैटेनेशन से अधिक कंपाउंड का निर्माण कैसे किया ये तो हमने समझा ही दिया है ना, कि ये 2 2 4 1 5 है ना। तो 2 2 4 1 5 है, 2 2 4 1 5 है ना। तो ये स्टेट चैन है, तो ये क्लोज चैन भी हो सकता है इस तरह है ना। 5 का एलिमेंट है तो ये नॉर्मल है, तो आइसो भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 है ना। नियो भी हो सकता है, ब्रांचिंग बढ़ा दो है ना। तो कंपाउंड की संख्या ज़्यादा हो गया कि नहीं, 5 ही कंपाउंड है, 5 ही कार्बन है ना। कार्बन 5 ही है, लेकिन 3 ओपन चैन वाला कंपाउंड और 1 क्लोज चैन वाला कंपाउंड बना लिया। क्लोज चैन वाला तो और भी बनाया जा सकता है ना कंपाउंड है ना। तो कंपाउंड की संख्या ज़्यादा हो गया कैटेनेशन से कि नहीं हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, मैं भूल जाता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, थोड़ा पीछे हटना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो हो गया कैटेनेशन। अब मल्टीपल बॉन्डिंग। अब तीसरा है मल्टीपल बॉन्डिंग। तीसरा है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग है ना। तो कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होगा, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कार्बन कार्बन के बीच 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड है ना। तो ये हुआ है ना। अब मल्टीपल बॉन्डिंग के लिए कंडीशन है, मल्टीपल बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या होता है, मल्टीपल बॉन्डिंग कंडीशन क्या होता है ना। साइज जो है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीपल बॉन्डिंग है ना। बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एटम के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिग्मा बॉन्ड लेंथ है ना, सिंगल बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मल्टीपल बॉन्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन एटम, डिस्टेंस बिटवीन एटम है ना। मल्टीपल बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन एटम, डिस्टेंस बिटवीन एटम, बिटवीन एटम। तो एटम के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीपल बॉन्डिंग। अब जैसे देखिए हम कार्बन कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, उसके बाद सिंगल सिलिकॉन सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड,
कैसी, जर्मेनियम, टीन और लेड, पीबी, पीबी, है ना। अब देखिए कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ कम है तो इनका जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल ही ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का निर्माण करता है, पाई बॉन्ड का निर्माण करता है ना। अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल ही आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। तो ये पी ऑर्बिटल जो है नज़दीक है तो इनका ओवरलैपिंग अच्छा से होगा और पाई बॉन्ड ये इजली बनाएंगे, आसानी से बनाएंगे, है ना। लेकिन सिलिकॉन में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है सिलिकॉन का पहले से, तो इनका पी ऑर्बिटल दूर दूर हो गया तो ये पाई बॉन्ड उतना अच्छा नहीं बना पाएगा। उसी तरह जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, पीबी का बॉन्ड लेंथ तो और बढ़ा है, तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा, मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो मल्टीपल बॉन्डिंग ये अच्छा नहीं कर सकता, है ना। तो कार्बन जो है मल्टीपल बॉन्डिंग अच्छा से बनाता है ना। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अच्छा से बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि इनके पी ऑर्बिटल एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, तो ये पाई बॉन्ड जो है आसानी से बनाता है, इसलिए मल्टीपल बॉन्डिंग ये शो करता है अच्छा से। जबकि बाकी सिलिकॉन कम करता है, जर्मेनियम और कम करेगा, एसएन और कम करेगा, पीबी और कम करेगा। अब यहाँ पर बात ये हो गया कि कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग तो अच्छा शो करता है, लेकिन मल्टीपल बॉन्डिंग से अधिक कंपाउंड का निर्माण कैसे होगा। तो देखो यहाँ पर देखिए, हम कार्बन कार्बन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये पेंटेन है, ये क्या है, पेंटेन। सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो गया। यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया तो पेंटीन हो गया, एक अलग कंपाउंड हो गया। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना दिया तो ये पेंटाडाइन हो गया, तो ये एक अलग कंपाउंड हो गया। ट्रिपल बॉन्ड बना दिए तो एक अलग कंपाउंड हो गया, अल्काइन हो जाएगा, है ना, एक अलग कंपाउंड हो जाएगा, है ना। तो मल्टीपल बॉन्डिंग से अलग अलग कंपाउंड बन रहा है कि नहीं। सिंगल बॉन्ड हो तो एक अलग कंपाउंड, उसमें डबल बॉन्ड आ गया तो सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है, एक अलग कंपाउंड। डबल बॉन्ड आ गया तो अल्कीन हो गया, एक अलग कंपाउंड। ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो अल्काइन हो गया, एक अलग कंपाउंड, ये अल्काइन हो गया, है ना। और ये अल्कीन डाइन हो गया, इन भी है और आइन भी है ना। तो एक अलग कंपाउंड हो गया। तो मल्टीपल बॉन्डिंग से भी, मल्टीपल बॉन्डिंग के कारण भी ये अधिक कंपाउंड का निर्माण करता है ना। अब उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वह है आइसोमेरिज्म, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, ले लिए, ठीक। अब लास्ट जो पॉइंट है लास्ट जो पॉइंट है वह है आइसोमेरिज्म। 4 आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, 2 or more compound having same molecular formula but different structure formula are called isomers and this phenomenon is called isomerism। 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, उसे हम आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं। 2 or more compound, 2 or more compound having same molecular formula, same molecular formula, molecular formula, इतना ही काफ़ी है लिखना। मोलिकुलर फार्मूला सेम है एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट प्रॉपर्टी, है ना।
एटलीस्ट वन डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एटलीस्ट वन डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो इतना ही काफ़ी है। टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स, आर कॉल्ड आइसोमर्स, आइसोमर्स, एंड दिस phenomenon is called, this phenomenon is called isomerism, isomerism, isomerism। तो ये हो गया है ना। Since isomers are different compound, since isomers are different compound, are different compound, different compounds, so they have at least one, at least कम से कम at least one different physical and chemical properties, different physical and chemical properties, and chemical properties, chemical properties, different physical and chemical properties। डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। बच्चे लोग आ जाते हैं क्लास में, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैंने लिखा एटलीस्ट वन डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कम से कम एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है आइसोमर्स का। कम से कम, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पाँच भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है ना। लेकिन कम से कम एक, एटलीस्ट वन डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये मैंने क्यों लिखा, इसलिए क्योंकि इनएंशियोमर, आगे चल के आप स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे इनएंशियोमर। तो इनएंशियोमर का एक ही फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक ही केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है, बाकी सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उसके सेम होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब सेम होता है इनएंशियोमर के, है ना। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा एटलीस्ट वन डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत गहराई वाली बात है, ये हर कोई नहीं बता सकता, समझ गए। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला। यहाँ पर लिखेंगे मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला। तो स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट में CH3 CH2 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 2 3, ठीक है। और इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या हो जाए, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है तो C5, और हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं तो C5H12, मोलिकुलर फार्मूला 12। ये पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन, है ना। तो नॉर्मल पेंटेन नाम जो है ये आगे जाके सीखेंगे, आगे जाके सीखेंगे जब नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा। नोमेनक्लेचर का ही एक अलग पार्ट है, लेकिन जब प्रॉपर नोमेनक्लेचर हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे ये नॉर्मल पेंटेन है। ये क्या है, नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन है, ठीक है। अब दूसरा कंपाउंड 5 ही कार्बन का देखिए, ये बन जाएगा CH3 CH3 CH2 और CH3, ये 1 2 3 4 5, है ना। तो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन,
आइसोपेंटेन। कैसे नाम आया आइसोपेंटेन ये आगे सीखेंगे, लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं। इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला देखिए, तो कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 12 है, तो C5H12, C5H12 है ना। उसके बाद तीसरा कंपाउंड CH3, CH3 और CH3 है ना, और ये हो जाएगा नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन नाम कैसे आया ये हम आगे बढ़ाएंगे, कॉमन नेम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। इसका भी मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, C5H12, तो C5H12 होगा, है ना। तो स्ट्रक्चर फार्मूला ये और मोलिकुलर फार्मूला ये। अब इनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, मोलिकुलर फार्मूला सेम है, तो ये तीनों आइसोमर हैं और ये फेनोमेनन आइसोमेरिज्म कहलाता है। अब आइसोमर्स आइसोमेरिज्म शो करने से अलग अलग कंपाउंड की संख्या ज़्यादा कैसे हो गई, तो देखिए कार्बन यहाँ पर 5 है और हाइड्रोजन 12 है, तो 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन के ही ये कितने कंपाउंड हो गए, 3 अलग अलग कंपाउंड हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या तो ज़्यादा होगा ही, ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या तो ज़्यादा होगा ही, है ना। 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, 5 ही कार्बन और 12 हाइड्रोजन का 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। और बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें आइसोमर्स की संख्या जो है 9 होता है, 8 होता है और भी ज़्यादा होता है ना। तो सेम कार्बन सेम हाइड्रोजन सेम कोई अलग एलिमेंट और उसके कंपाउंड की संख्या बहुत ज़्यादा, तो आइसोमेरिज्म शो करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसलिए इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होता है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। तो आज के क्लास में आप क्या क्या सीखे, पहला ये सीखे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेपरेट ब्रांच क्यों है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम अलग से अध्ययन क्यों करते हैं। तो इसका रीज़न था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बहुत अधिक होती है, केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। एक बार समराइज कर देते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन उठा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या ज़्यादा क्यों होता है, कार्बन इतने सारे कंपाउंड का निर्माण क्यों करता है। तो इसका कारण है कि कार्बन में कुछ स्पेशल गुण होते हैं, स्पेशल फीचर होते हैं, जिससे कारण ये अधिक कंपाउंड का निर्माण करता है। ये पहला टेट्रावैलेंसी, दूसरा कैटेनेशन, तीसरा मल्टीपल बॉन्डिंग और चौथा ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करता है। तो टेट्रावैलेंसी भी मैंने अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया, कैटेनेशन भी मैं अच्छा से एक्सप्लेन किया, मल्टीपल बॉन्डिंग भी अच्छा से एक्सप्लेन किया और आइसोमेरिज्म भी अच्छा से एक्सप्लेन किया। और आइसोमेरिज्म का तो अलग से क्लास भी चलेगा, आइसोमेरिज्म का अलग से क्लास चलेगा, है ना, ठीक है। आइसोमेरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हिंट्स दिया कि, और इसलिए दिया क्योंकि ये अधिक कंपाउंड के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए थोड़ा यहाँ चर्चा किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आइसोमेरिज्म पढ़ा है, आइसोमेरिज्म नहीं चल रहा है ना। अब नेक्स्ट क्लास में जो है नोमेनक्लेचर प्रॉपर तरीका से स्टार्ट हो जाएगा, तो प्रॉपर तरीका से जो है मैं नोमेनक्लेचर जो है मैं बढ़ाऊँगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। मेरे क्लास में आप केवल कंटेंट देखिएगा, मैं पढ़ाऊँगा, नौटंकी नहीं करूँगा। आजकल के टीचर जो है पढ़ाते कम है, नौटंकी ज़्यादा करते, देखो मेरा मच्छर कैसा है, मेरा मच्छर, है ना, बेबी तुम क्यों नहीं मेरा बात माना, मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे नौटंकी वाले वीडियो बनाते हैं और फेमस होते हैं, है ना। तो ये सब मेरे क्लास में नहीं चलेगा, मेरे क्लास में केवल स्टडी, है ना। हरिओम सर की क्लास 3 ही बातों पर निर्भर करता है, क्वालिटी था ना, तो क्वालिटी मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पढ़िएगा तो कुछ ज्ञान गेन कीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।